एक गांव में दामोदर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह बहुत गरीब थे। कभी कभी उन्हें भूखे ही सो जाना पड़ता था। इतना होने पर भी दामोदर की पत्नी सुनीता उसे हमेशा समझाती। कभी तो अच्छे दिन लौटेंगे, अभी तो हमारे शरीर में शक्ति है। पत्नी की इन बातों से दामोदर का हौसला बना रहता। उनके पास एक गाय थी। गरीबी के कारण वे गाय को अच्छी खुराक भी नहीं दे पाते थे, जिससे गाय अधिक दूध नहीं देती थी। जो भी दूध मिलता उसे पीकर अपनी भूख मिटाते। खेती का मौसम आने पर दोनों काम पर निकल पड़ते। इस मौसम के जाने पर दोनों जंगल को जाते, सूखी लकड़ियां बीन कर लाते, उन्हें बेचते और उनसे मिले पैसों से अपना गुजारा करते। एक बार गाय ने बछिया को जन्म दिया। दामोदर की पत्नी ने सोचा, दुधारू गाय को खरीदने वाले लोग मिल जाते हैं, क्यों ना इसे बेचकर रुपयों से कोई धंधा शुरू किया जाए। उसने अपने मन की बात पति को बताई। दामोदर गाय बेचने को राजी हो गया। सुबह सुबह एक पोटली में थोड़ा चिड़वा बांधकर वह निकल पड़ा। घर से निकलते समय सुनीता ने गाय के कान में फुसफुसाते हुए कहा, हमें माफ कर देना गैया मैया, ईश्वर ने हमें गरीब नहीं बनाया होता तो हम तुम्हें कभी नहीं बेचते। इतना कहते कहते वह रोने लगी। दामोदर से पत्नी की हालत देखी नहीं गई। वह जल्दी से गाय को लेकर निकल पड़ा। चलते चलते धूप तेज हो गई। खाली पेट होने और तेज धूप के कारण वह थकान महसूस करने लगा। एक बहती हुई नदी को देखकर उसने सोचा, चलो नाश्ता कर लेते हैं, पीने के लिए पानी भी है और आज गर्मी भी बहुत है, इसी बहाने थोड़ा आराम मिल जाएगा। वह साथ लाया चिड़वा चबाने लगा। तभी उसका ध्यान एक आदमी पर पड़ा जो गधे को लेकर उसके सामने खड़ा था। उसने पूछा, अरे भाई, गाय बेचने जा रहे हो क्या? हाँ भाई, मैं गाय बेचने के लिए जा रहा था। आज गर्मी बहुत थी, मैंने सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। उस आदमी को गाय अच्छी लगी, साथ में बछिया भी थी। उसने कहा, भाई, मेरे पास पैसे तो नहीं है। हाँ, अगर मेरे गधे के साथ बदला करना चाहो तो मैं तैयार हूँ। तुम गधा ले लो और मुझे गाय दे दो। उस आदमी की बातों को सुनकर दामोदर सोचने लगा, यदि आज गाय नहीं बिक पाई तो मैं घर नहीं लौट सकूंगा, और अगर घर न लौटा तो पत्नी चिंता करेगी। अगर गधा ले लेता हूँ तो घर लौटने में देरी नहीं होगी और गधे पर बैठकर जंगल से लकड़ियां लाने में भी आसानी होगी। दामोदर ने सहमति जताई। सौदा तय हुआ। फिर वह घोड़े पर बैठकर घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला होगा कि रास्ते में उसने बकरी के झुंड को आते देखा। वह सोचने लगा, गधे से अच्छी तो बकरी है, बकरी से दूध भी मिलेगा। उसने अपने मन की बात गडरिया से बताई। भाई, आप मेरे गधे के साथ बदला करोगे? आप मुझे एक बकरी दे दो और बदले में ये गधा ले लो। गडरिया उसकी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ा। उसने फौरन एक बकरी दामोदर को दी और गधे को लेकर चल पड़ा। अब दामोदर बकरी को लेकर पैदल चलने लगा। उसे बार बार पत्नी की याद आ रही थी। इस बार उसने रास्ते में मुर्गियों के साथ एक आदमी को आते हुए देखा। दामोदर ने उस आदमी से पूछा, भाई, आप इन मुर्गियों को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, भाई, मैं इन मुर्गियों को बेचने जा रहा था। दामोदर सोचने लगा, मुर्गी तो बकरी से अच्छी रहेगी। हम पति पत्नी को खाने को अंडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हमारी सब्जी की समस्या भी दूर हो जाएगी, शरीर को ताकत भी मिलेगी। दामोदर ने पूछा, भाई, क्या मेरी इस बकरी से तुम मुर्गी बदलना पसंद करोगे? मुर्गी वाला एक धोखेबाज आदमी था। उसने कहा, भाई, मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें एक बकरी के बदले में एक मुर्गी दे सकता हूँ। दामोदर बकरी के बदले एक मुर्गी लेने के लिए तैयार हो गया। दोनों में सौदा तय हुआ। दामोदर मुर्गी को लेकर घर की ओर बढ़ने लगा। दिन ढलता जा रहा था। दामोदर को घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी। भूख के मारे उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तभी रास्ते में उसे एक ढाबा दिखाई दिया जहां पर रोटियां बन रही थीं। साथ ही दाल के तड़के की खुशबू से दामोदर के मुंह में पानी आने लगा।
उसने सामने ढाबे के मालिक रामू को पाया, वो उससे कहने लगा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मैं रोटी खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रामू बोला, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ? बिना पैसों के मैं रोटी नहीं दूंगा, तू कोई और जगह इंतजाम कर ले। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, भाई आप ऐसा करो, यह मुर्गी रख लो और मुझे भरपेट खाने को रोटी सब्जी दे दो। रामू सोचने लगा। यह आदमी या तो पागल है या फिर चोर है। वो दामोदर से गुस्से में पूछने लगा, क्यों रे, बता यह मुर्गी कहाँ से चुरा कर लाया है? दामोदर ने कहा, नहीं तो इसे मैंने उस आदमी से बदला है जो बकरी लेकर जा रहा था। मेरी बातों पर भरोसा न हो तो उस आदमी को बुलाकर पूछ लीजिए। रामू को विश्वास हो गया कि मुर्गी चोरी की नहीं है। फिर उसने पूछा, चलो मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुमने बकरी के साथ मुर्गी बदलने का सस्ता सौदा क्यों किया? दामोदर ने उसे पूरी कथा बताई। यह सुनकर रामू बोला, चलो ठीक है, रोटी तो तुझे मिलेगी, लेकिन मुझे तुम पर तरस भी आ रहा है। आज तेरी खैर नहीं है, तेरी पत्नी तेरी बातों को सुनकर तुझे घर में घुसने नहीं देगी। रामू की बात सुनकर दामोदर बोला, आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। मेरी पत्नी अनपढ़ जरूर है, लेकिन है बहुत समझदार। मेरे इस सौदे पर वह भी नाराज नहीं होगी। रामू ने कहा, ऐसी बात है, चलो शर्त लगाते हैं। दामोदर ने कहा, ठीक है, पर शर्त क्या होगी? रामू बोला, चलो तुम ही बता दो। दामोदर गरीब था, उसके पास देने के लिए तो कुछ था नहीं। उसने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो खाली हाथ वापस लौट आऊंगा और जिंदगी भर आपकी नौकरी करूंगा, लेकिन अगर आप शर्त हार गए तो? रामू ने कहा, अगर मैं शर्त हार गया तो तुम्हें गाय, गधा, बकरी और मुर्गी की पूरी कीमत दूंगा। दामोदर कहने लगा, सेठ जी मुझे शर्त मंजूर है, लो इस मुर्गी को पकड़ो और मुझे खाने के लिए दाल रोटी दो। दामोदर जब रोटी खाने लगा तो रामू ने कहा, भाई मैं भी तेरे साथ चलूंगा, क्योंकि मुझे तेरी पत्नी के धैर्य की परीक्षा लेनी है। दामोदर ढाबे के मालिक को लेकर चलने को तैयार हो गया। दोनों को घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो चुका था। दामोदर पत्नी को आवाज देते हुए घर के अंदर घुस गया। रामू बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा। दामोदर को कमरे में आते देख उसकी पत्नी ने कहा, चलो अच्छा हुआ, रात होने से पहले ही आप वापस आ गए। गाय कितने में बिकी? दामोदर ने कहा, गाय तो मैंने बेच दी, मगर पैसे हाथ नहीं आए। उसके बदले मुझे एक गधा लेना पड़ा। उसकी पत्नी बोली, चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लकड़ी लाने जंगल तक पैदल नहीं चलना पड़ेगा, लकड़ी भी गधे पर ढो सकते हो। दामोदर ने कहा, यही सोचकर तो मैंने सौदा तय किया था, लेकिन रास्ते में एक घटना हो गई जिसके कारण गधा भी हाथ से निकल गया। उसकी पत्नी बोली, कोई बात नहीं, तुम्हें चोट तो नहीं आई? दामोदर ने कहा, नहीं नहीं, इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई। रास्ते में घर लौटते हुए गधे के बदले एक बकरी लेनी पड़ी, यह सोचकर कि गाय के न होने पर भी हमें दूध की कमी नहीं होगी। उसकी पत्नी बोली, हाँ यह तो तुमने अच्छा सोचा, चलो अब दूध की परेशानी तो नहीं रहेगी। दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्य को यह भी मंजूर नहीं था। रास्ते में मैंने उसके बदले यह सोचकर एक मुर्गी ली कि उससे रोज अंडे मिलेंगे, अंडों से चूजे निकलेंगे, इन्हें बेचकर हम धन भी कमाएंगे और कभी कभी अंडे भी खाने को मिलेंगे। उसकी पत्नी बोली, यह भी बहुत अच्छा सोचा, मुझे भी बहुत दिनों से मुर्गी पालने की इच्छा हो रही थी, कहाँ है मुर्गी? दामोदर ने कहा, लेकिन भाग्यवान मुर्गी भी हाथ से निकल गई। दामोदर की पत्नी ने हंसते हुए पूछा, कैसे? दामोदर ने कहा, वो हुआ कुछ यूं कि सुबह से मैं भूखा था, रास्ते में एक ढाबा मिला, खाने की खुशबू से मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, मुर्गी के बदले मैंने ढाबे पर भरपेट रोटियां खाई। दामोदर की पत्नी ने कहा, मेरे लिए यह कितनी खुशी की बात है कि तुमने कई दिनों बाद भरपेट रोटियां खाई।
तुम स्वस्थ और कुशल रहते हो तो हम लोग कमाते रहेंगे और कभी मुर्गी भी खरीद कर पाल लेंगे। चलो मुंह हाथ धो लो। दामोदर ने रामू को अंदर आने के लिए कहा। रामू दामोदर की पत्नी की समझदारी और सहनशील स्वभाव की प्रशंसा करते हुए बोला, बहन जी, आप एक बात बताओ, आपके पति ने इतनी बड़ी बेवकूफी की, फिर भी आपको उस पर गुस्सा नहीं आया? आपकी सहनशीलता की तारीफ करनी पड़ेगी। दामोदर की पत्नी ने कहा, भाई, ईश्वर ने हमें गरीब और संतानहीन बनाया है। हमारे बीच जो प्रेम है उसे हम अपनी अमूल्य संपत्ति समझते हैं और इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। अब हम क्रोध दिखाकर ईश्वर के इस अमूल्य उपहार को गंवाना नहीं चाहते, न ही इसके जीवन को नरक बनने दूंगी। मेरे लिए तो इसका सुख सब कुछ है, इसलिए मैं क्रोध नहीं करती। दामोदर की पत्नी की बातों से ढाबे का मालिक अत्यंत प्रभावित हुआ। इसके अलावा शर्त के अनुसार उसने उसे 5,000 रुपये दिए, साथ ही उन्हें नौकरी पर भी रख लिया। एक गांव में रमेश नाम का किसान रहता था। परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वह अपने छोटे से खेत में फसलें उगाता था, जिससे कि वो अपने परिवार के लिए 2 वक्त का खाना जुटा पाता था। लेकिन इस साल बारिश न होने की वजह से उसकी फसलें इतनी अच्छी नहीं हो पाई। एक दिन वह अपनी पत्नी के साथ खेत पर खड़े होकर कह रहा था, हे भगवान, अगर बारिश हो जाए तो इस बार सभी किसानों की फसलें अच्छी हो जाए। उसकी पत्नी भी कहती है, सही कहा आपने। अगर बारिश हो जाती है तो इस बार काफी अनाज हमारे पास आ जाएगा। बारिश की आस में किसानों की उम्मीदें टूटने लगती हैं, लेकिन बारिश की एक भी बूंद जमीन पर नहीं गिरती। परिणाम यह होता है कि सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। रमेश की फसल भी पूरी तरह बेकार हो जाती है। ये देखकर रमेश कहता है, हे भगवान, इस बार किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मैंने तो इस फसल और बच्चों की पढ़ाई के लिए कर्जा भी नहीं रखा था। अब मैं इस कर्जे को कैसे चुका पाऊंगा? यह सुनकर रमेश की पत्नी रमेश को सहारा देते हुए कहती है, कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया। हमारी पड़ोस वाली दीदी कह रही थी कि महेश भाई शहर गए हैं। हो सके तो आप भी शहर चले जाइए। शहर जाकर थोड़ा पैसा कमा पाएंगे तो कर्जा भी चुका देंगे। यह सुनकर रमेश कहता है, हाँ, अब मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। या तो मैं शहर जाकर थोड़े बहुत पैसे कमा लूं या फिर खेत बेच दूं। लेकिन मैं खेत बेचना नहीं चाहता, क्योंकि हमारे पालन पोषण का यही एकमात्र सहारा है। बाद में रमेश और उसकी पत्नी दोनों मिलकर रमेश के शहर जाने को ही उचित समझते हैं। अगली सुबह रमेश शहर जाने की तैयारी करता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, मैं खाली हाथ शहर जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा कि कहीं अच्छा सा काम ढूंढ लूं और थोड़ा बहुत पैसा कमा लूं। जैसे ही कुछ पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें खर्चे के लिए भिजवा दूंगा। रमेश के जाते वक्त उसकी पत्नी उसे कुछ पैसे देती है। यह देखकर रमेश कहता है, यह पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? रमेश की पत्नी कहती है, मैंने थोड़ा थोड़ा करके ये पैसा जमा किए थे अपने बुरे वक्त के लिए। अब शायद इनका सही वक्त आ चुका है। रमेश थैला उठाता है, उसी में उन पैसों को रख लेता है और शहर के लिए रवाना हो जाता है। शहर पहुंचकर वह काम ढूंढना शुरू करता है, लेकिन पूरा दोपहर काम की तलाश करते करते वह थक जाता है, लेकिन काम नहीं मिलता है। उसके बाद वह एक बगीचे में जाकर पेड़ की छांव में बैठ जाता है। वहीं पास में 2 जेब कतरे आपस में बात कर रहे होते हैं। सुन बे कल्लू, 3 दिनों से कोई भी मुर्गा हाथ नहीं लगा है। लगता है इसके पास काफी माल है। इस बार खाली हाथ लौटकर नहीं आना है। सही कहा मालिक, आपकी निगाह तो बहुत तेज है। चल अब तारीफ करना बंद कर और काम पर लग जा। मैं इसे बातों में उलझा लूंगा और तू इसका थैला लेकर 1, 9, 11 हो जाना। मालिक, यह सब तो ठीक है, लेकिन 1, 9, 11 नहीं, 9, 2, 11 होना है। बकवास बंद कर,
और काम पर लग जा। उनमें से एक जेब कतरा रमेश के पास जाकर उससे बात करने लगता है। अरे श्याम बाबू, कैसे हो? बड़े दिनों बाद दिखाई दिए हो। अरे भाई, आप कौन हो? मैं तो आपको जानता भी नहीं। और मेरा नाम श्याम बाबू नहीं, मेरा नाम तो रमेश है। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ कि तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ। अच्छा, और बताओ क्या हाल है? अरे क्या बताऊं भाई, गांव से शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम मिल नहीं रहा। अगर आप मुझे जानते हो तो मेरे लिए कोई काम ही बता दो। इन दोनों की बातचीत हो ही रही थी, तभी कल्लू रमेश का थैला लेकर 9-2-11 हो जाता है। पहला जेब कतरा कहता है, अरे भाई, लगता है पहचानने में गलती हो गई। चलो मैं चलता हूँ। अजीब लोग हैं शहर की, पहले खुद ही जान पहचान का दिखावा करते हैं और बाद में खुद ही अनदेखा करने लगते हैं। इतने में रमेश की नजर अपने थैले की ओर पड़ती है, लेकिन वहां पर थैला न देखकर वह काफी निराश हो जाता है और कहने लगता है, शहर के लोग तो बड़े ही दयाहीन हैं। मैं तो सोचता था शहर के लोगों का बड़ा दिल होता है, लेकिन यहाँ तो दिल है ही नहीं किसी के पास। गरीब के थैले को भी नहीं छोड़ते। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वही उसकी मदद करें। इतने में रमेश के पीछे से एक दर्द भरी आवाज आती है, बचाओ बचाओ। रमेश उस आवाज को सुनता है और देखता है कि वहां एक घायल व्यक्ति जमीन पर नीचे पड़ा हुआ है। उसके आसपास से लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं दे रहा है। रमेश उसकी घायल स्थिति को देखकर तुरंत हॉस्पिटल ले जाने का इंतजाम करता है। हॉस्पिटल ले जाकर वह डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर साहब, जरा इन्हें देखिए, यह बहुत घायल है और दर्द के मारे तड़प रहे हैं। डॉक्टर उस व्यक्ति की हालत देखता है और कहता है, तुरंत इलाज शुरू करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ पैसे काउंटर पर जमा करने होंगे। ये सुनकर रमेश आश्चर्य में पड़ जाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आज ही सुबह मैं शहर आया हूँ काम की तलाश में, लेकिन काम तो मुझे मिला नहीं। ऊपर से मेरा बैग भी किसी ने चुरा लिया है। डॉक्टर उस व्यक्ति का तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं और कुछ समय बाद बाहर निकलते हैं। तभी रमेश अपनी जेब से एक पर्स निकालता है, जो उसे घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल लाते हुए उसकी जेब से गिरते हुए मिल गया था। वह उसे डॉक्टर को दिखाते हुए कहता है, ये लीजिए डॉक्टर साहब, ये इन्हीं का पर्स है। मैंने तो इसे खोला भी नहीं है, देख लीजिए, शायद इसमें कुछ पैसे हो। डॉक्टर उस पर्स को चेक करता है तो उसमें बहुत सारे आईडी कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते हैं। जब डॉक्टर उनकी आईडी कार्ड को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह तो शहर के सबसे अमीर आदमी है। वो तुरंत रमेश से कहता है, अच्छा हुआ जो तुम इन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। तुम जानते हो, ये शहर के सबसे बड़े आदमी हैं। मुझे नहीं पता डॉक्टर साहब, मैंने तो अपना फर्ज निभाया है। डॉक्टर रमेश को शाबाशी देता है और कहता है, कल सुबह इन्हें होश आ जाएगा। तुम कल सुबह आकर इनसे मिल सकते हो। रमेश रात भर उस गार्डन में ही सोता है और सुबह होते ही वह हॉस्पिटल वापस आ जाता है और डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, अब इनकी तबीयत कैसी है? डॉक्टर कहता है, हाँ, अब बिल्कुल ठीक है, तुम इनसे मिल सकते हो। डॉक्टर उस व्यक्ति से रमेश का परिचय कराते हुए कहता है, यह रमेश जी हैं। इन्होंने ही आपकी जान बचाई है। घायल अवस्था में यही आपको हॉस्पिटल लेकर आए थे। यह सुनकर अशोक जी कहते हैं, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। तुम कौन हो और क्या करते हो? तभी रमेश कहता है, मैं गांव से शहर आया हूँ एक अच्छे से काम की तलाश में, लेकिन अभी तक मुझे कोई भी काम नहीं मिला है। मेरे ऊपर कर्ज है, मैं उस कर्ज से मुक्त होना चाहता हूँ, इसलिए मैं शहर पैसे कमाने के लिए आया हूँ। अशोक जी ये सोचकर हैरान हो जाते हैं कि यह व्यक्ति इतनी परेशानी में होते हुए भी
मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। वह कहते हैं, मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि इस समय भी तुम जैसा अच्छा और ईमानदार इंसान है। एक काम करना, कल मेरी छुट्टी है तो तुम कल सुबह ठीक इसी समय आना। मेरे पास तुम्हारे लिए काफी अच्छा काम है। रमेश शुक्रिया अदा करते हुए वहां से चला जाता है। अगले दिन ठीक उसी समय हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल से वे दोनों अशोक जी के घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर में प्रवेश करते वक्त रमेश उनके बड़े से महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है कि यह व्यक्ति कितने अमीर होंगे। रमेश अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाता है। तभी अशोक जी नौकर से उसके लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाने को कहते हैं। अशोक जी कहते हैं, रमेश, तुम कुछ खा पी लो, मैं 15 मिनट में आता हूँ। कुछ देर बाद अशोक जी आते हैं और कहते हैं, रमेश, शहर के बाहर मेरी एक बड़ी फैक्ट्री है जिसमें खेती से जुड़े उत्पाद बनाए जाते हैं। खाने पीने का कोई झंझट नहीं है। वहाँ पर तुम्हें खाने पीने को सब मिलेगा, रहने को घर मिलेगा। अगर तुम सहमत हो तो तुम इस काम को कर सकते हो। रमेश कहता है, यह तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मैं एक किसान हूँ। खेती बाड़ी के बारे में मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं इस काम को अच्छे से कर पाऊंगा। अशोक जी कहते हैं, तुम चाहो तो अपने परिवार को भी यहाँ लाकर रह सकते हो। अशोक जी रमेश को कुछ पैसे देते हैं जिससे वह अपने कर्ज को चुका पाए। फिर रमेश गांव जाता है और अपने कर्जे को पूरी तरह चुका देता है और अपने परिवार के साथ शहर वापस लौट आता है। अशोक जी रमेश के दोनों बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी खुद ही उठाते हैं और उनके खाने पीने का और रहने का ख्याल भी रखते हैं।